दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ज्योतिर्बीज मंडल का छठा स्तर। वुश। आकर्ष की बात सुनते ही महा तुरंत अपनी जगह से आगे बढ़ी और उसने उस बुजुर्ग अवस्था की महिला को अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से पूरा बर्फ में जमा दिया। वह बुजुर्ग अवस्था की महिला मंत्रमंडल के चौथे स्तर की योद्धा थी। महा की ताकत के आगे वह कुछ भी नहीं थी। जैसे ही वह पूर्ण रूप से बर्फ में जमी, महा ने उसी क्षण उस महिला को अपनी शक्तियों से अपनी तरफ खींचा और आकर्ष व रूपाली के बीच में फेंक दिया। आकर्ष को अंदाजा लग गया था कि वहां क्या करने वाली है, तो वह रूपाली से लड़ने की जगह अपनी जगह से पीछे हट गया। बैंग! रूपाली का चलाया हुआ चाबुक सीधा उस बुजुर्ग अवस्था की महिला की बर्फ की मूर्ति पर जाकर लगा, जिस कारण बर्फ की मूर्ति टूटकर चकनाचूर हो गई और बुजुर्ग अवस्था की महिला भी उसी क्षण खत्म हो गई। बर्फ के टूटने की गर्जना सुनकर रथ से जुड़ा 9 सिर वाला अजीब सा जीव थोड़ा सा डर गया। घबराहट के मारे उसने आकर्ष पर प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि आकर्ष कोई प्रतिक्रिया दे पाता, महा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस जीव को भी पूरी तरह से बर्फ में जमा दिया। यह सब कुछ देखकर रूपाली बुरी तरह से डर गई। उसे जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि आकर्ष और उसके साथ आई महिला इतनी ज्यादा ताकतवर होगी। रूपाली, तुम्हारे देशमुख परिवार को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। उम्मीद करता हूं तुम फिर कभी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करोगी। सब कुछ खत्म होने के बाद आकर्ष ने रूपाली की तरफ देखा और एक गंभीर स्वर में कहा। फिर उसने महा का हाथ पकड़ा और वहां से रवाना हो गया। रूपाली अपने स्थान पर खड़े होकर यह सब कुछ देख रही थी। उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आसपास खड़े जितने भी लोग थे वह दबी आवाज में चर्चाएं करने लगे। इस बीच आकर्ष महा के साथ उस स्थान से बहुत दूर आ गया। तुमने उस महिला को क्यों छोड़ दिया? महा ने आकर्ष से पूछा। उसके हिसाब से पूरी गलती रूपाली की थी, तो उसे ही पहले खत्म करना चाहिए था। रूपाली देशमुख परिवार की चौथी बेटी है। देशमुख परिवार यहाँ का एक शक्तिशाली परिवार है। अगर रूपाली को खत्म कर देते तो देशमुख परिवार हमारा कट्टर दुश्मन बन जाता। उसके बाद हमारा यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने उसे जिंदा छोड़ा, आकर्ष ने जवाब दिया। इसी प्रकार की बातें करते हुए थोड़ी ही देर में आकर्ष महा के साथ एक दूसरी सराय में आ गया। अभी के समय यह सराय उसके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित थी, क्योंकि यह देशमुख परिवार के एक दुश्मन परिवार की सराय थी जो ताकत के मामले में देशमुख परिवार से बिल्कुल भी कम नहीं था। ऊपर से इस सराय में 999 छोटे छोटे घर थे। ऐसा कहा जा सकता था कि यह सराय अपने आप में एक बहुत बड़ा कस्बा थी। यहाँ पर न सिर्फ रहने की अच्छी व्यवस्था थी, बल्कि प्रत्येक घर में ऐसे कई देव अभिलेख लगे थे जो आसपास की ऊर्जा को बड़ी मात्रा में उन घरों में पहुंचाते थे। प्रत्येक घर में आवाज रोकने वाले देव अभिलेख भी लगे थे जो अंदर की आवाज को बाहर नहीं जाने देते थे। हाँ, लेकिन यहाँ पर रुकने का किराया थोड़ा ज्यादा था। सिर्फ एक रात का किराया ही उच्च श्रेणी के 10 देवमणि थे। आकर्ष के पास उच्च श्रेणी के देवमणियों की कोई कमी नहीं थी, यानी कि वह जब तक चाहे यहाँ पर रह सकता था। आकर्ष ने एक घर किराए पर लिया। सराय की तरफ से उन्हें एक व्यक्तिगत सहायक दिया गया जो उन्हें उनका घर दिखाने वाला था। इस सराय के बारे में मुझे कुछ बता सकते हो? जब व्यक्तिगत सहायक आकर्ष और महा को उनके घर की तरफ ले जा रहा था, तब आकर्ष ने उस सहायक से पूछा। जरूर। हमारी सराय शहर के जाने माने परिवार अग्रवाल परिवार के द्वारा संचालित की जाती है। यह उन्हीं की सराय है। वैसे तो लोग इस सराय को कई कारणों से चुनते हैं, लेकिन इसे चुनने का सबसे बड़ा कारण होता है सुरक्षा। हमारी सराय अपने मेहमानों को सभी से सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें शाही परिवार और शहर के बाकी सभी बड़े परिवार भी शामिल है। व्यक्तिगत सहायक ने जवाब दिया।
क्या तुम्हारी सराय देशमुख परिवार से भी सुरक्षा प्रदान करती है? आकर्ष ने पूछा। देशमुख परिवार? महोदय, शायद आपको पता नहीं है, पर देशमुख परिवार से अग्रवाल परिवार की बिल्कुल भी नहीं बनती। दोनों परिवार एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। जहां दोनों को अवसर मिलता है, वहीं पर दोनों लड़ाई शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी अवसर नहीं छोड़ते। हमारी सराय में जो भी व्यक्ति आता है, अगर उसे देशमुख परिवार से सुरक्षा चाहिए होती है तो हमारा परिवार उसकी हर संभव मदद करता है। व्यक्तिगत सहायक ने जवाब दिया। यह सुनकर आकर्ष के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। यही जवाब तो वह सुनना चाहता था। वैसे तो व्यक्तिगत सहायक इस समय और भी कई बातों के बारे में बता रहा था, लेकिन आकर्ष का उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसे बाकी सब बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। चलो ठीक है, यहां तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। अगर मुझे फिर तुम्हारी कभी जरूरत पड़े तो मैं तुमसे कैसे संपर्क कर सकता हूं? अपने घर के द्वार पर पहुंचने के बाद आकर्ष ने व्यक्तिगत सहायक की तरफ देखते हुए पूछा। यह सुनकर व्यक्तिगत सहायक ने जवाब नहीं दिया, बल्कि बड़े ही ध्यान से आकर्ष को देखने लगा। आकर्ष को समझ में आ गया कि वह क्या सोच रहा है, तो उसने जवाब देते हुए कहा, चिंता मत करो, तुमसे अगर कोई भी मदद ली तो तुम्हें उसकी कीमत जरूर दूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आज तक किसी ने भी हम लोगों से किसी काम में मदद नहीं मांगी है। सब बस आदेश देते हैं। खैर, अगर आपको मुझसे कोई काम हो तो आप इस कागज की मदद से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्यक्तिगत सहायक ने जवाब दिया और उसी क्षण अपनी जेब से एक लाल रंग का कागज निकालकर आकर्ष को दे दिया। कागज पर व्यक्तिगत सहायक का नाम लिखा हुआ था, जो कि था विपुल। विपुल से विदा लेने के बाद आकर्ष ने जब महा के साथ घर में प्रवेश किया तो उसने पाया कि वहां पर पहले से ही एक नौकरानी खड़ी थी। इस नौकरानी का नाम था अपूर्वा। उसके साथ बातें करने के बाद आकर्ष को पता चला कि इस सराय के प्रत्येक घर में इस प्रकार की नौकरानियां थीं। इन नौकरानियों को यहाँ पर इसलिए रखा गया था ताकि यह अपने मालिकों की मदद कर सके। इसमें मालिक के साथ संबंध भी बनाया जा सकता था। माफ करना, पर मेरी ऐसी आदत नहीं है। तुम बस घर का रखरखाव करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आकर्ष ने अपूर्वा से कहा और फिर महा के साथ एक कमरे में आ गया। यहाँ पर उसने सबसे पहले दरवाजा बंद किया और फिर महा से उसका हार दिखाने को कहा। असल में जब से उसे पता चला था कि वह हार अपनी खुद की ऊर्जा बाहर भेज सकता था, तभी से उसके मन में यह सवाल आ रहा था कि क्या वह भी उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपनी साधना कर सकता है। जहां आकर्ष अपनी साधना पर ध्यान दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ रूपाली गुस्से में शाही महल की तरफ बढ़ रही थी। आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद उसे अपमानित महसूस हो रहा था। अगर आकर्ष ने उसे मार दिया होता तो बात अलग थी, लेकिन आकर्ष ने उसे जिंदा छोड़कर यह बता दिया था कि वह सिर्फ उसके परिवार के कारण महत्वपूर्ण है। रूपाली को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका खुद का कोई भी वजूद नहीं है। उसे अब आकर्ष से बदला लेना था, लेकिन समस्या यह थी कि उसे कुछ भी पता नहीं था कि आकर्ष कौन है, कहां से आया और उसकी पूरी ताकत कितनी है। इसीलिए वह चौथे राजकुमार की मदद लेना चाहती थी। चौथे राजकुमार से उसका काफी करीबी रिश्ता था, क्योंकि चौथा राजकुमार उसके पिता की बहन का लड़का था। जब रूपाली महल के मुख्य द्वार पर पहुंची तो पहरेदारों ने उसका रास्ता रोक लिया। रूपाली इतनी जल्दबाजी में थी कि उसने उन पर ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही अंदर जाने की कोशिश की। इस पर पहरेदार थोड़े से नाराज हो गए और उन्होंने रूपाली को अपनी ऊर्जा की मदद से रोका। केवल अब जाकर रूपाली को याद आया था कि वह अपने महल में नहीं है, बल्कि शाही महल में है, और यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश करने से पहले अपना टोकन दिखाना पड़ता है, जो शाही परिवार की तरफ से ही दिया जाता है। हड़बड़ाहट में रूपाली ने अपना टोकन दिखाया और उसके बाद जल्दबाजी में चौथे राजकुमार से मिलने उसके भवन में आ गई।
चौथा राजकुमार इस समय आराम से अपने बगीचे में बैठकर शांत वातावरण का आनंद ले रहा था। यह एक जवान अवस्था का आदमी था जिसने हल्के हरे रंग के कपड़े पहने थे। जिस प्रकार से वह वहां पर बैठा था उससे एक बात तो समझ में आ रही थी कि उसे पेड़ पौधों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। वह जब यह सब दृश्य देख रहा था तभी उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वह तुरंत पास में बनी एक छतरी के नीचे आकर बैठ गया और मेहमान का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में वहां पर एक महिला प्रकट हुई। यह रूपाली थी। आओ रूपाली, आज फिर से इतनी जल्दबाजी में यहाँ पर आई हो तो निश्चित रूप से किसी समस्या में ही होगी। बताओ क्या समस्या है? चौथे राजकुमार ने बिल्कुल शांत स्वर में पूछा। उसे अब इन सब की आदत हो चुकी थी, इसलिए उसे रूपाली को देखते ही यह समझ में आ गया कि वो यहाँ पर मदद मांगने ही आई होगी। वंश, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक व्यक्ति के बारे में पता लगा। रूपाली ने यहाँ वहाँ की बातें ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात की। फिर से व्यक्ति? अब क्या हुआ? चौथा राजकुमार जिसका नाम वंश था उसने मुस्कुराते हुए पूछा। है कोई जिसने तरस दिखाकर मुझे छोड़ दिया? मैं जानना चाहती हूँ कि वह कौन है, कहाँ से आया है और क्या करता है। वैसे तो संभावना है कि वह शक्तिशाली परिवार से होगा, लेकिन अगर वह शक्तिशाली परिवार से नहीं होता है तो मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। रूपाली ने हल्का गुस्सा प्रदर्शित करते हुए जवाब दिया। यह सुनकर वंश सोच में पड़ गया। इतना तो उसे पता था कि रूपाली उसके पास मदद मांगने ही आएगी, पर यह मदद इस प्रकार की होगी इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। इधर आकर्ष साधना में पूरी तरह से लीन हो चुका था। महा के हार से जो ऊर्जा निकल रही थी वह उसे अवशोषित करके अपनी ताकत बढ़ा रहा था। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसने कितने समय तक साधना की थी, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तब वह ज्योतिर्बीज मंडल के छठे स्तर में प्रवेश कर चुका था। मैं कितने समय से साधना में था? अपने ऊर्जा स्तर का निरीक्षण करने के बाद आकर्ष ने महा से पूछा। लगभग 3 दिन। तुम्हारे ऊर्जा स्तर की रफ्तार तो काफी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन यह रफ्तार मेरी नजर में बहुत धीमी थी। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी सारी देव नाड़ियां सक्रिय थी, लेकिन उन देव नदियों में पर्याप्त रूप से ऊर्जा नहीं जा पा रही थी। शायद इसका कारण तुम्हारी ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला हो सकती है, महा ने जवाब दिया। शुरुआती जवाब सुनकर तो आकर्ष को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन जब उसने महा का पूरा जवाब सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ऐसा नहीं था कि वह जानबूझकर धीमी रफ्तार से अपनी ऊर्जा स्तर को बढ़ा रहा था। समस्या तो यह थी कि उसके पास कोई अच्छी ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला थी ही नहीं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला दे सकती हूँ। महा ने जैसे आकर्ष के मन की बात पढ़ ली थी, तो उसने अपनी ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला का प्रस्ताव दिया। पहले तो आकर्ष काफी खुश हो गया, क्योंकि जिस रफ्तार से महा का ऊर्जा स्तर बढ़ता था, अगर उस रफ्तार से उसका ऊर्जा स्तर बढ़ने लगे तो उसके लिए भूपाल मंडल में प्रवेश करना भी कोई मुश्किल काम नहीं होने वाला था। उत्साहित होकर उसने उस युद्ध कला को सीखने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी सी देर में उसे समझ आ गया कि यह युद्ध कला उसके लिए नहीं बनी है। यह युद्ध कला पूर्ण रूप से महा जैसे लोगों के लिए थी जो आधे इंसान और आधे अमर जीव थे। जब महा ने देखा कि उसकी युद्ध कला आकर्ष के काम नहीं आ सकती है तो महा उदास हो गई। उसे लगा जैसे वह आकर्ष के किसी भी काम की नहीं है। इस पर आकर्ष ने उसे समझाते हुए कहा, तुम सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाने पर ध्यान दो। जब तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी तो हमें दूसरों से इस तरह से छुपने की जरूरत नहीं होगी। मेरे ऊर्जा स्तर को तेजी से बढ़ाने के लिए मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा। आकर्ष का यह जवाब सुनकर महा की उदासी थोड़ी कम हुई। उसने उसी समय अपनी आंखें बंद की और साधना करने के लिए बैठ गई। महा को साधना में बैठा देखकर आकर्ष अपनी जगह से खड़ा हुआ और कमरे के बाहर आया। कमरे के बाहर अपूर्वा आंगन में उगी हुई सब्जियों को पानी दे रही थी। उसने जब आकर्ष को देखा तो उसकी आंखें चमकने लगी।
असल में जैसे आकर्ष को महा से एक आकर्षण महसूस हुआ था, बिल्कुल उसी तरह आकर्ष से भी अपूर्वा को आकर्षण महसूस हो रहा था, जिसका एकमात्र कारण था उनकी 99 देव नाड़ियां। आकर्ष ने उस लाल रंग के कागज को निकाला जो विपुल ने उसे दिया था। जैसे ही उसने उस पर अपनी ऊर्जा प्रवाहित की तो कागज के भीतर से 2 अक्षर बाहर निकले और तुरंत गायब हो गए। यह अक्षर सीधा विपुल के पास गए थे। अपूर्वा, थोड़ी देर में विपुल आएगा। जब वह आए तो मुझे बुला लेना। आकर्ष ने अपूर्वा की तरफ देखते हुए कहा। जी, अपूर्वा ने जवाब दिया। उसको यह आदेश देने के बाद आकर्ष वापस से अपने कमरे में चला गया और इस बार साधना करने की जगह अपनी देव ज्वाला को देखने लगा। अब जब उसकी ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला कमजोर थी तो ऐसे में जल्दी में ऊर्जा स्तर बढ़ाने का एकमात्र साधन था विभिन्न प्रकार की गोलियां जो उसके शरीर को ऊर्जा से भरने वाली थी। लेकिन इसके लिए उसे कुछ वस्तुओं की जरूरत थी। वैसे इतने समय में आकर्ष को एक और बात पता चल गई थी। जैसे जैसे उसका ऊर्जा स्तर बढ़ रहा था वह उतनी ज्यादा देव ऊर्जा को सक्रिय कर पा रहा था। यानी कि जब आकर्ष मंत्रमंडल में प्रवेश कर लेगा तब उसके लिए देव ऊर्जा को और भी बड़े रूप में इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं होगा। मालिक, विपुल यहाँ पर आ चुका है। अपने कमरे के बाहर से आकर्ष को अपूर्वा की आवाज सुनाई दी। आकर्ष ने कमरे का दरवाजा खोला तो पाया कि विपुल मुख्य द्वार के पास खड़े होकर उसका इंतजार कर रहा था। आपने मुझे बुलाया? विपुल ने पूछा। आज तुम्हारी आवाज थोड़ी अलग लग रही है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पहले की तुलना में तुम्हारी आवाज में विनम्रता कुछ ज्यादा ही है? विपुल की आवाज को सुनकर आकर्ष ने पूछा। विनम्रता तो रखनी पड़ेगी। आखिरकार देशमुख परिवार की चौथी बेटी को गुस्सा दिलाने के बाद अगर कोई व्यक्ति शहर छोड़कर नहीं गया है तो उसमें कुछ तो खास बात होगी। विपुल ने जवाब दिया। क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। आकर्ष ने पूछा। मैं बस यह कहना चाहता हूं कि हमें पता नहीं था कि आप देशमुख परिवार की चौथी बेटी से लड़ाई कर कर आए हैं। यह तो अच्छा हुआ कि आपने देशमुख परिवार की चौथी बहू रूपाली को जान से नहीं मारा। अगर आपने उसे जान से मार दिया होता तो फिर हमारे अग्रवाल परिवार के लिए भी आपको सुरक्षित रख पाना मुश्किल हो जाता। विपुल ने जवाब दिया। ऐसा क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा अग्रवाल परिवार न शाही परिवार से डरता है न देशमुख परिवार से। आकर्ष ने पूछा। वह अलग मामला है और यह पूरा अलग मामला है। यह बात सच है कि हमारा अग्रवाल परिवार शाही परिवार और देशमुख परिवार से नहीं डरता है। लेकिन अगर देशमुख परिवार के सीधे वंशजों की बात की जाए तो उन्हें नुकसान पहुंचाने की हम कभी कोशिश नहीं करते। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन देशमुख परिवार के सीधे वंशज यानी कि देशमुख परिवार के कुल प्रमुख के बेटे और बेटियां असल में चौथे राजकुमार के रिश्तेदार हैं। अगर आपने रूपाली को कुछ कर दिया होता तो चौथा राजकुमार यहाँ पर आता। वैसे तो वह यहाँ पर आएगा, लेकिन मामला अभी तक पूरी तरह से बिगड़ा नहीं है। चौथा राजकुमार सभी राजकुमारों में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली है। उसकी प्रतिभा को देखते हुए हर कोई यह जानता है कि वही अगला राजा बनेगा। अब जो व्यक्ति आगे भविष्य में राजा बन सकता है उससे कोई आज दुश्मनी क्यों करेगा? हमारा अग्रवाल परिवार इनसे डरता नहीं है, लेकिन हम व्यापारियों का परिवार है और व्यापार करने के लिए हमें यह जगह सबसे अच्छी लगती है। अगर राजा से ही दुश्मनी कर लेंगे तो हमें अपना व्यापार छोड़कर जाना होगा और अग्रवाल परिवार कभी भी अपना नुकसान नहीं करेगा। विपुल ने जवाब दिया। अब जाकर आकर्ष को पूरी कहानी समझ में आई। तो अग्रवाल परिवार के डरने का कारण शाही परिवार नहीं था, बल्कि यह चौथा राजकुमार था जो आगे भविष्य में राजा बन सकता था और उनके व्यापार में दखलंदाजी कर सकता था। खैर, इन सब बातों को छोड़िए, मुझे बस यह बताइए कि आपने मुझे क्यों बुलाया? विपुल ने विषय बदलते हुए पूछा। मैंने सुना है कि तुम्हारा अग्रवाल परिवार एक नीलामी करवा रहा है। आकर्ष ने पूछा। आपने बिल्कुल सही सुना है।
हमारा अग्रवाल परिवार हर महीने एक नीलामी करवाता है। साल में एक बार बड़ी नीलामी होती है और हर महीने सामान्य नीलामी होती है। इस महीने की नीलामी 5 दिन बाद होगी। पर आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप भी इस नीलामी में भाग लेना चाहते हैं? विपुल ने पहले आकर्ष के सवाल का जवाब दिया और फिर अपना सवाल किया। कुछ ऐसा ही समझ लो। मुझे बस यह जानना है कि इस बार की नीलामी में कौन कौन सा सामान आ सकता है। आकर्ष ने पूछा। योद्धाओं के लिए तो सबसे कीमती संसाधन होते हैं, तो निश्चित रूप से नीलामी में संसाधनों को ही रखा जाएगा। विपुल ने जवाब दिया। क्या इसमें उच्च स्तर की ऊर्जा स्तरीय युद्ध कलाएं भी होगी? आकर्ष ने पूछा। उच्च स्तर की ऊर्जा स्तरीय युद्ध कलाएं इतनी दुर्लभ नहीं होती, इसलिए इनको नीलामी में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, संभावना तो है कि इस प्रकार की कोई युद्ध कला नीलामी में आपको देखने को मिल जाए। विपुल ने जवाब दिया। अगर ऐसी बात है तो मैं इस नीलामी में भाग लेना चाहूंगा। थोड़ा सोचने के बाद आकर्ष ने कहा, ठीक है, फिर मैं आपके नीलामी घर तक जाने की व्यवस्था कर देता हूं। हमारी सराय से बहुत से मेहमान नीलामी घर में जाएंगे। आप भी उन लोगों के साथ सुरक्षित जा सकते हैं। विपुल ने कहा और उसके बाद वहां से रवाना हो गया। उसके वहां से जाते ही आकर्ष ने अपना पूरा ध्यान फिर से साधना पर केंद्रित करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वह साधना में डूब पाता, कमरे के बाहर से फिर से उसे अपूर्वा की आवाज सुनाई दी। मालिक, चौथे राजकुमार कुछ लोगों के साथ आपसे मिलने आए हैं। चौथा राजकुमार मुझसे मिलने आया है। अपूर्वा की आवाज सुनकर आकर्ष ने उलझन भरे स्वर में अपने आप से सवाल किया। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, पर तभी उसे याद आया कि विपुल ने थोड़ी देर पहले क्या कहा था। चौथा राजकुमार रूपाली का भाई था। इसका मतलब था कि रूपाली ने उसके पास शिकायत की होगी, जिसके बाद चौथा राजकुमार उसके बारे में जानने और पता लगाने के लिए यहाँ पर आया होगा। आकर्ष अपने कमरे से बाहर आया और बाहर आंगन में लगी एक गोलाकार मेज के पास में लगी कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठ गया। इसके बाद उसने अपूर्वा को इशारा किया कि वह घर का दरवाजा खोलें। आदेश मानते हुए अपूर्वा ने घर का दरवाजा खोला, जिसके बाद 4 लोगों ने घर के भीतर प्रवेश किया। इनमें से 2 लोगों को तो आकर्ष ने देखते ही पहचान लिया था। एक मध्य अवस्था का आदमी था और दूसरा महिला थी। इसमें जो मध्य अवस्था का आदमी था वह सराय का मैनेजर और प्रमुख था। जो महिला थी वह कोई और नहीं बल्कि रूपाली थी, जिससे 3 दिन पहले आकर्ष की लड़ाई हुई थी। एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी था और एक जवान आदमी था। जवान आदमी ने हल्के हरे रंग के कपड़े पहने थे और किनारे पर सोने की नक्काशी की गई थी। इससे आकर्ष को अंदाजा लग गया कि यह व्यक्ति जरूर इस साम्राज्य का चौथा राजकुमार वंश होगा। रही बात बुजुर्ग अवस्था के आदमी की, तो उसके बारे में पता लगाना मुश्किल नहीं था। वह चौथे राजकुमार का अंगरक्षक था। जब रूपाली ने बाकी सबके साथ घर के भीतर प्रवेश किया तो उसकी नजर सबसे पहले आकर्ष पर जाकर पड़ी। आकर्ष को देखते ही उसकी आंखों से कत्ल का भाव फूटने लगा, पर आकर्ष ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वह बस अपनी कुर्सी पर बैठकर उन्हें देखता रहा। यह क्या बदतमीजी है? चौथे राजकुमार यहाँ पर आए हैं, पर उन्हें प्रणाम करना तो दूर, तुम उनके सम्मान में खड़े भी नहीं हुए। रूपाली ने गुस्से से भरी आवाज में आकर्ष से कहा। आकर्ष से वह बहुत ज्यादा नफरत करती थी। ऐसे में स्वाभाविक था कि वह आकर्ष की हर छोटी से छोटी बात में कमी निकाले। और यहाँ पर तो आकर्ष ने चौथे राजकुमार को नजरअंदाज किया था। रूपाली भला इसको मुद्दा कैसे नहीं बनाती? लेकिन आकर्ष भी कोई सीधा साधा व्यक्ति नहीं था जो रूपाली की इस छोटी सी चाल में फंस जाता। इस मामले में तो वह खुद एक मंझा हुआ खिलाड़ी था। तुम लोग मेहमान बनकर आए हो तो स्वाभाविक तौर पर तुम्हें अपना परिचय पहले देना चाहिए। घर पर बैठे हुए मुझे क्या सपना आएगा कि तुम लोग कौन हो? आकर्ष ने सीधा और साफ शब्दों में जवाब दिया।
प्रकृति सजा नहीं देगी तो मैं दूंगा। शांत हो जाओ रूपाली, यह सही कह रहे हैं। जब हम इनके घर मेहमान बनकर आए हैं तो निश्चित रूप से पहले हमें अपना परिचय देना चाहिए। चौथे राजकुमार वंश ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए रूपाली से कहा। अब उसके शब्द तो रूपाली के लिए थे, लेकिन जब वह बोल रहा था तो उसकी आंखें आकर्ष की तरफ थी। राजकुमार, मैंने निरीक्षण कर लिया है। यह व्यक्ति सामान्य नहीं है। इसकी उम्र 100 वर्ष से भी कम है। राजकुमार के पीछे जो बुजुर्ग अवस्था का आदमी खड़ा था, उसने तुरंत आकर्ष के शरीर का निरीक्षण किया और राजकुमार के पास ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेज दिया। जैसे ही वंश ने यह बात सुनी तो उसके चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा। इसके ऊर्जा स्तर का कुछ पता किया है? राजकुमार ने वापस ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर पूछा। उसने आपकी बहन रूपाली की ऊर्जा को रोका था, तो ताकत के मामले में यह कम से कम ज्योतिर्बीज मंडल के छठे स्तर में तो होगा। बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने जवाब दिया। यह सुनकर राजकुमार के हृदय की गति तेज होने लगी। एक योद्धा जिसकी उम्र अभी 100 वर्ष भी नहीं है, लेकिन उसने ज्योतिर्बीज मंडल के छठे स्तर में प्रवेश कर लिया है, ऐसे योद्धा को हल्के में कैसे लिया जा सकता था? मैं गरुड़ साम्राज्य का चौथा राजकुमार हूं। मुझे वंश कहते हैं। राजकुमार ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट प्रदर्शित करते हुए आकर्ष को अपना परिचय दिया। गरुड़ साम्राज्य के चौथे राजकुमार? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि चौथी राजकुमार को खुद यहां तक आना पड़ा? आकर्ष ने अनजान होने का दिखावा करते हुए पूछा। जरूरत थी तभी तो आया हूं। एक जरूरी विषय पर बात करनी थी। लेकिन पहले बैठ जाऊं? राजकुमार ने विनम्रता से भरे स्वर में पूछा। बिल्कुल, आकर्ष ने जवाब दिया और बड़े ही शांत मन से राजकुमार के आगे बोलने का इंतजार करने लगा। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन की तरफ से माफी चाहता हूं। रूपाली, इनसे माफी मांगो। राजकुमार ने पहले तो खुद माफी मांगी और उसके बाद पास में खड़ी रूपाली को माफी मांगने को कहा। अपने भाई की यह बात सुनकर रूपाली चौंक पड़ी। वह माफी कभी भी नहीं मांगने वाली थी। वह विद्रोह करने वाली ही थी कि तभी उसे राजकुमार का संदेश प्राप्त हुआ। माफी मांग लो रूपाली। इस व्यक्ति का परिचय जानने के लिए इसके साथ बात करना जरूरी है और बात करने के लिए हमें सबसे पहले यह दिखाना होगा कि हम इसके लिए कोई खतरा नहीं है। तुम चिंता मत करो। एक बार मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि यह किसी बड़ी ताकत से संबंध नहीं रखता है, उसके बाद मैं तुम्हें अपना गुस्सा उतारने का पूरा अवसर दूंगा। तुम इसे मार भी सकती हो। राजकुमार की यह बात सुनकर रूपाली माफी मांगने के लिए तुरंत मान गई। बाजार में जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दीजिए, रूपाली ने कहा। लेकिन उसकी इस माफी पर आकर्ष ने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो कि उससे माफी मांगी गई है। महोदय, गलती हमारी तरफ से हुई थी, हमने माफी मांग ली। उम्मीद करता हूं अब आप इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे, राजकुमार ने कहा। इस मामले को आगे बढ़ाने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है। इरादा होता तो आपकी बहन अभी तक जिंदा खड़ी नहीं होती, आकर्ष ने जवाब दिया। यह सुनकर न सिर्फ रूपाली बल्कि राजकुमार के साथ आया बुजुर्ग अवस्था का आदमी, पीछे खड़ा सराय का मैनेजर और अपूर्वा सभी दंग रह गए। एक पल के लिए तो राजकुमार को भी गुस्सा आ गया, लेकिन फिर अगले ही पल उसने अपने गुस्से पर नियंत्रण किया और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब हम इस बारे में बातें नहीं करेंगे। बातें करने के लिए और कई विषय हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या कहकर संबोधित करूं। मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता। राजकुमार का यह सवाल चालाकी से भरा हुआ था। घूम फिराकर राजकुमार उससे उसका नाम जानना चाहता था ताकि उसकी पहचान का पता लगा सके। आकर्ष उसकी चाल समझ चुका था तो उसने जवाब देते हुए कहा, मुझे अनजान लोगों को नाम बताने का शौक नहीं है। कोई बात नहीं,
हम बिना नाम के ही बात करेंगे। राजकुमार ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना और मुस्कुराने का दिखावा करते हुए दूसरे विषयों पर बात करने लगा। जैसे कि यह शहर आकर्ष को कैसा लगा, यहाँ पर उसे कोई तकलीफ तो नहीं हुई और यहाँ पर कोई उसे परेशान तो नहीं कर रहा। कुछ देर तक इसी तरह के सवाल करने के बाद राजकुमार ने असली सवाल करने शुरू किया। वैसे एक सवाल मेरे मन में काफी देर से है। रूपाली ने मुझे बताया था कि आपके साथ एक महिला भी है, पर वह यहाँ पर नजर नहीं आ रही। क्या आप लोग यहाँ पर घूमने आए हैं या आने की कोई वजह थी? राजकुमार ने सवाल किया। आकर्ष अच्छे से समझ पा रहा था कि यह सवाल क्यों किया गया था। राजकुमार उससे यह जानने की कोशिश कर रहा था कि वह किस ताकत से संबंध रखता है। जब राजकुमार ने यह सवाल किया था उस दौरान उसने अपनी ऊर्जा भी आकर्ष की तरफ चुपके से भेजी थी। यह ऊर्जा मंत्र मंडल के पहले स्तर के योद्धा की ऊर्जा के जैसी थी। राजकुमार यह जानने की कोशिश कर रहा था कि आकर्ष की ताकत कितनी है। जैसे ही आकर्ष ने उसकी ऊर्जा को महसूस किया, उसने धीरे से अपनी ऊर्जा को भी सक्रिय कर दिया। तुरंत उसकी ऊर्जा किसी दीवार की भांति राजकुमार की ऊर्जा के आगे आकर खड़ी हो गई, जिस कारण राजकुमार की ऊर्जा टकराकर वापस उसी के पास लौट गई। अपनी ऊर्जा की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर राजकुमार दंग रह गया। उसे समझ में आ गया था कि आकर्ष कोई सामान्य योद्धा नहीं है। उसकी ताकत कम से कम मंत्र मंडल के पहले स्तर से तो आगे थी। यह व्यक्ति मंत्र मंडल का योद्धा है। राजकुमार ने तुरंत ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर अपने पीछे खड़े बुजुर्ग अवस्था के आदमी और पास में खड़ी रूपाली को सचेत कर दिया। उसकी बात सुनकर दोनों के चेहरे का रंग सफेद पड़ने लगा। दोनों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आकर्ष इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। उनके साम्राज्य में कई प्रतिभाशाली और शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन कोई भी योद्धा ऐसा नहीं था जो 100 वर्ष की उम्र पार करने से पहले मंत्र मंडल के दूसरे स्तर को भेद चुका हो। तुम जिस महिला की बात कर रहे हो वह मेरे साथ ही है, पर इस समय वह साधना कर रही है। रही बात इसकी कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, तो यहाँ पर आना मेरी इच्छा नहीं थी। आकर्ष ने थोड़ा नाराज होने का दिखावा करते हुए कहा। राजकुमार पहले काफी आश्चर्य में था, पर जैसे ही उसने सुना कि आकर्ष अपने बारे में कुछ बता रहा है तो उसका आश्चर्य गायब हो गया और वह बड़ी दिलचस्पी के साथ आकर्ष को देखने लगा। यहाँ पर आना आपकी इच्छा नहीं थी, इसका क्या मतलब? राजकुमार ने पूछा। जिस महिला के बारे में तुम पूछ रहे थे, यह सब उसकी वजह से हुआ। असल में वह हमारे गुरुकुल प्रमुख की आखिरी शिष्या है। ताकत के मामले में वह मुझसे भी आगे है। उसका स्वभाव चंचल है। गुरुकुल प्रमुख की आज्ञा थी कि हम लोग तब तक बाहर न जाएं जब तक कि वह खुद हमें अनुमति न दे। लेकिन आपको तो पता ही है कि जिस काम के लिए मना किया जाए चंचल लोग उसे पहले करते हैं। गुरुकुल प्रमुख मुझे बहुत मानते हैं। मैं उनके बड़े गुरु भाई का शिष्य हूं। मेरे मास्टर सालों पहले गायब हो गए थे, जिसके बाद गुरुकुल प्रमुख ने ही मेरा ध्यान रखा। एक बार के लिए गुरुकुल प्रमुख मेरे साथ आई महिला पर गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन मुझ पर नहीं करते। इस महिला ने इसी का फायदा उठाया। जब मैं रात को गहरी नींद में था तभी उसने एक रसायन की मदद से मुझे बेहोश कर दिया और मुझे गुरुकुल से उठाकर बाहर ले आई। जब मुझे होश आया तब तक हम गुरुकुल से कई सैकड़ों मील दूर आ चुके थे। मैंने वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन इस महिला ने रोकर मुझे इतना भावुक कर दिया कि मैं वापस लौटने की हिम्मत नहीं कर पाया। बस तभी से यह जहां जहां पर जाती है मैं इसके साथ साथ आ जाता हूं। मेरे पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। एक गहरी सांस लेते हुए आकर्ष ने जवाब दिया। इस समय पर उसने जानबूझकर अपने चेहरे के भाव ऐसे रखे थे कि कोई भी उसे देखकर ऐसा ही समझता कि वह इन सबसे बहुत परेशान हो चुका है। राजकुमार वंश चालाक तो बहुत था, लेकिन वह आकर्ष की बराबरी नहीं कर सकता था। करता भी कैसे? जो शाही महल में रहता है उसे यह थोड़ी पता होगा कि बाहर अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचने पड़ते हैं।
शाही महल में रहने वाले को सिर्फ शाही महल के लोगों से खतरा होता है, लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं उन्हें पूरी दुनिया से खतरा होता है। तो यह बात है। तब तो आपके साथ बहुत गलत हुआ, राजकुमार ने इस बार दुख जाहिर करते हुए कहा। मन ही मन तो वह इस समय यही सोचकर खुश हो रहा था कि अच्छा हुआ जो उसने इस व्यक्ति को सीधा निशाना नहीं बनाया। अगर 100 वर्ष से कम उम्र में उसके सामने बैठा व्यक्ति मंत्रमंडल में प्रवेश कर चुका था तो उसके साथ आई महिला तो उससे भी आगे होगी। आखिरकार सामने बैठे व्यक्ति ने खुद कहा था कि उसके साथ आई महिला उससे ज्यादा प्रतिभाशाली है। इस हिसाब से वह महिला कम से कम मंत्रमंडल के चरम पर तो होनी चाहिए थी। अब ऐसे योद्धा अगर किसी गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख के शिष्य थे तो स्वाभाविक तौर पर वह गुरुकुल कोई सामान्य गुरुकुल तो नहीं होगा। आकर्ष की झूठी कहानी सुनकर रूपाली और राजकुमार का अंगरक्षक भी हैरान था। वह दोनों भी खुश हो रहे थे कि उन्होंने आकर्ष को निशाना नहीं बनाया। यहाँ पर सबसे बुरा तो सराय के मैनेजर को लग रहा था। अगर उसे पहले पता होता कि आकर्ष की पहचान इतनी विशेष है तो वह शुरुआत से ही उससे दोस्ती करने की कोशिश करता। गलत हुआ ऐसा तो नहीं कहूंगा। कहीं ना कहीं बाहर घूमकर अब मैं भी पहले की तुलना में काफी शांत महसूस कर रहा हूं। यह जगह बाकी स्थानों की तुलना में काफी शांत है, आकर्ष ने दिखावा करते हुए जवाब दिया। वैसे तो वह झूठ बोल रहा था, लेकिन वो झूठ भी इतनी सफाई से बोल रहा था कि चौथा राजकुमार उसमें कोई कमी तक नहीं निकाल पा रहा था। महोदय, अब मैं चलता हूं, मुझे कुछ जरूरी काम भी है। लेकिन हमारी मुलाकात फिर से हो इसके लिए इस टोकन को अपने पास रखें। इसकी मदद से आप हमारे महल में आ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि एक बार आप भी मेहमान बनकर हमारी शोभा बढ़ाएंगे। चौथे राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, समय मिला तो जरूर आऊंगा। आकर्ष ने टोकन को धीरे से पकड़ा और शांत स्वर में जवाब दिया। राजकुमार अब अपने स्थान से खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। सभी को लग रहा था कि आकर्ष दरवाजे तक उसे छोड़ने आएगा, लेकिन आकर्ष ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह बस अपने स्थान पर आराम से बैठा रहा। यह देखकर राजकुमार के मन में जो शक था वह थोड़ा कम हो गया। अगर आकर्ष उसके साथ आता तब उसे ऐसा लगता कि आकर्ष झूठ बोल रहा है, पर वह अपने स्थान से खड़ा भी नहीं हुआ था। यह बताने के लिए पर्याप्त था कि वह इस प्रकार के कई लोगों से मिल चुका है और उसे ऐसे लोगों से मिलने की आदत पड़ चुकी है। राजकुमार, रूपाली और उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी के वहां से जाने के बाद सराय का मैनेजर वापस आकर्ष के पास आया और विनम्र स्वर में बोला, माफ करें महोदय, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हैं। अगर पता होता तो मैं चौथे राजकुमार को सीधे अंदर नहीं आने देता। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। आकर्ष ने इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहा। जवाब देने के बाद वह अपने कमरे में लौट गया। मैनेजर कुछ देर तक तो वहां पर खड़ा देखता रहा और उसके बाद वह भी वहां से रवाना हो गया। बाहर अपनी घोड़ा गाड़ी में आने के बाद राजकुमार जब अपने स्थान पर बैठा तो उसने सबसे पहले रूपाली की तरफ देखते हुए कहा, कोशिश करना कि इस व्यक्ति से दोबारा लड़ाई ना हो। उसने जो कुछ कहा था आपको उस पर विश्वास हो गया? रूपाली ने पूछा। नहीं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन पूरी तरह से शक भी नहीं है। फिलहाल के लिए हमें इतना पता है कि वह बाहर से यहां पर आया है, लेकिन जब तक हम उसकी पहचान की पुष्टि नहीं कर लेते तब तक उसको दुश्मन न बनाना ही सबसे बेहतर कदम होगा। क्या पता वह सच में किसी बड़े गुरुकुल से हो। उसने मेरी ताकत को आसानी से रोक लिया था। इसका मतलब है कि उसके पीछे खड़े लोग ताकत के मामले में हमारे शाही परिवार के जितने ताकतवर होंगे। अगर लड़ाई हुई तो नुकसान हमारे शाही परिवार का ही होगा, राजकुमार ने जवाब दिया। तो हम उसके बारे में पता कैसे लगाएंगे? अपने बारे में तो उसने कुछ भी नहीं बताया, रूपाली ने पूछा। हम नहीं, तुम उसके बारे में तुम पता लगाओगी, राजकुमार ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। मैं? कैसे?
रूपाली ने पूछा। बहन से संपर्क करो। तुम्हारी बहन ऊर्णनाभ गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख को जानती है। आखिरकार दोनों के मास्टर एक ही थे। अपनी बहन से कहो कि इस व्यक्ति का पता लगाए। राजकुमार ने कहा। लेकिन मेरी बहन तो गुरुकुल में है। मैं उससे संपर्क कैसे करूंगी? रूपाली ने पूछा। लगता है तुम्हें खबर नहीं मिली। तुम्हारी बहन पिछले महीने ही वापस लौट आई है। राजकुमार ने जवाब दिया। यह सुनते ही रूपाली की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसे समझ में आ गया कि अब आगे उसे क्या करना है। गरुड़ साम्राज्य के राजा की कई सारी संतानें थी। इनकी संख्या 20 से भी ज्यादा थी। लेकिन इनमें से सिर्फ 3 ही राजकुमार ऐसे थे जो अगले राजा बनने के दावेदार कहे जा सकते थे। इनमें से एक तो था चौथा राजकुमार और दूसरा था 7वां राजकुमार। राजा इन दोनों को पूरा समर्थन देता था। यह उसके पसंदीदा बेटे थे। वह खुद चाहता था कि इन्हीं दोनों में से कोई एक आगे चलकर उसके सिंहासन को संभाले। इन दोनों के अलावा एक और राजकुमार भी था जो प्रतिभा के मामले में इन दोनों के जितना तेज था। यह था 13वां राजकुमार सूर्यवर्धन। लेकिन राजा इसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता था। कारण यह था कि राजा को शक था कि यह उसका बेटा नहीं है। राजा उसे अपना बेटा मानता ही नहीं था, इस वजह से वह उसे सिंहासन की दौड़ से भी दूर रखता था। लेकिन सूर्यवर्धन को समर्थन की जरूरत नहीं थी। एक राजकुमार के तौर पर वो इतना सक्षम तो था कि अपना रास्ता खुद बना ले। सूर्यवर्धन का भवन बाकी राजकुमारों से थोड़ा अलग था। यहाँ पर हर किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन इस समय एक मध्य अवस्था का आदमी भवन के भीतर प्रवेश कर चुका था। हैरानी की बात तो यह थी कि पहरेदारों ने भी उसे रोका नहीं था। यह आदमी सीधा भवन के पीछे बने बगीचे में आ गया, जहां पर सूर्यवर्धन पौधों को पानी दे रहा था। पर यह पौधे सामान्य नहीं थे। प्रत्येक पौधा किसी न किसी रसायन को बनाने के काम आता था। इसलिए देखने से तो ऐसा लग रहा था कि यह राजकुमार बाकी सब की तरह पौधों को पानी दे रहा है, पर पानी देने की असली वजह कुछ और ही थी। आओ नवजोत, क्या समाचार लाए हो? राजकुमार सूर्यवर्धन ने उस मध्य अवस्था के आदमी से पूछा। इस समय अगर आकर्ष या चौथा राजकुमार वंश इस व्यक्ति को देखता तो शायद देखते ही पहचान लेता। यह कोई और नहीं बल्कि सराय का मैनेजर था। मैनेजर ने विस्तार से बताया कि आज उसने क्या कुछ देखा था। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारी सराय में एक ऐसा व्यक्ति आया है जो इतना रहस्यमयी है कि उसके कुछ शब्दों को सुनकर मेरा चौथा भाई वंश डर गया। दिलचस्प। इस व्यक्ति से तो अब मिलना होगा, पर यह मुलाकात ऐसी होनी चाहिए कि उसे मुझ पर शक ना हो। राजकुमार ने पानी देना बंद किया और हल्का मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा, मेरे एक कर्मचारी से मुझे पता चला है कि यह व्यक्ति हमारे अग्रवाल परिवार द्वारा आयोजित इस महीने की नीलामी में दिलचस्पी दिखा रहा है। नवजोत ने राजकुमार सूर्यवर्धन से कहा, अगर वह सच में किसी बड़े गुरुकुल या बड़ी ताकत से संबंध रखता है तो तुम्हारे अग्रवाल परिवार द्वारा आयोजित इतनी सामान्य सी नीलामी में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? कुछ तो झोल है। एक काम करो, मेरे भी नीलामी में जाने की व्यवस्था करो। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि यह व्यक्ति कैसा दिखता है। राजकुमार सूर्यवर्धन ने दिलचस्पी दिखाते हुए कहा। आकर्ष में उसकी दिलचस्पी इसलिए नहीं थी कि आकर्ष रहस्यमयी लग रहा था, बल्कि दिलचस्पी का कारण यह था कि उसका चौथा भाई वंश आकर्ष के खिलाफ कुछ भी करने से डर रहा था। ऐसा व्यक्ति एक हथियार की तरह उसके काम आ सकता था। सूर्यवर्धन जानता था कि एक राजकुमार के तौर पर उसका समर्थन कोई भी नहीं करेगा। उसे समर्थन की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन अपने बाकी भाइयों को रास्ते से हटाने की जरूरत तो थी। वह यह बात बहुत अच्छे से जानता था कि अगर उसने प्रत्यक्ष रूप से अपने चौथे भाई का विरोध किया तो राजा उसे निशाना बना लेगा। सूर्यवर्धन इतनी आसानी से अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर सकता था। ऐसे में आकर्ष की मौजूदगी उसके बहुत काम आ सकती थी।
बस इसीलिए वो आकर्ष से मिलकर देखना चाहता था कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है। अगर वह आकर्ष को इस्तेमाल कर पाया तब तो उसके दोनों हाथों में लड्डू आने वाले थे। 5 दिन का समय ऐसे ही बीत गया। आखिरकार वह दिन आ गया जब अग्रवाल परिवार नीलामी का आयोजन करने वाला था। सराय में जितने भी मेहमान थे जो इस नीलामी में भाग लेना चाहते थे या इसको देखने को इच्छुक थे, सराय के सारे सुरक्षाकर्मी एक एक करके उन सभी को नीलामी घर की तरफ ले जाने लगे। इनमें से एक आकर्ष भी था। ज्यादातर का ध्यान इस समय बाजार पर था, तो किसी ने यह नहीं देखा था कि आकर्ष के पीछे जो सुरक्षाकर्मी चल रहे थे वह बाकियों से थोड़े अलग थे। एक बात बताओ, तुम यहाँ किसी से बचकर छुपे हुए हो? अचानक से आकर्ष को किसी की आवाज सुनाई दी। जब उसने सामने की तरफ देखा तो पाया कि एक जवान अवस्था का आदमी था। किसी से भी नहीं। आकर्ष ने सीधा जवाब दिया, किसी से भी नहीं? तो फिर इस सराय में रुककर अपने पैसे बर्बाद क्यों कर रहे हो? उस व्यक्ति ने पूछा। क्योंकि यहाँ की सुविधा अच्छी है, आकर्ष ने जवाब दिया। अब वैसे तो उसका उस व्यक्ति के साथ बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन रास्ते में चलते हुए उसके पास करने को कोई और काम नहीं था, तो वह बस बात करके अपना मन बहला रहा था। तुम बड़े अजीब हो। वैसे क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर किससे छुपा हुआ हूँ? उस व्यक्ति ने खुद से ही बताने की चेष्टा की। आकर्ष ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया तो वह आगे बताने लगा। वह वहां पर खड़ा हुआ व्यक्ति दिख रहा है तुम्हें? वह कांत परिवार का कुल प्रमुख है। मैंने उसकी बेटी की हत्या की है। अब वह मुझे मारना चाहता है, तो उसी से छुपकर मैं सराय में बैठा हूं। उस व्यक्ति ने आकर्ष से कहा। अभी तक तो आकर्ष उसकी बात में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था, लेकिन उसकी यह बात सुनकर अपने आप ही उसका ध्यान सड़क के दूसरे किनारे पर खड़े एक बुजुर्ग अवस्था के आदमी की तरफ चला गया। जब उसने ध्यान से उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी को देखा तो पाया कि उसकी आंखों में अंगारे थे। तुमने उसकी बेटी को क्यों मारा? क्या उसने तुम्हें परेशान किया था या फिर वह तुम्हें मारना चाहती थी? आकर्ष ने पूछा। वह दिखने में बहुत सुंदर थी। मैं बस अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाया। मैं तो उसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन उसने मेरा विरोध किया। तो पहले मैंने उसके शरीर का आनंद उठाया और जब मेरा मन भर गया तो मैंने उसको मार डाला। उस व्यक्ति ने जवाब दिया। यह बताते हुए उसकी आंखों में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं थी, जैसे उसने कुछ बहुत ही अच्छा काम किया हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपनी सीमा पार कर दी? आकर्ष ने इस बार थोड़े गंभीर स्वर में पूछा। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। देखो, यहाँ पर ताकतवर ही सब कुछ निर्धारित करता है। कांत परिवार यहाँ का इतना बड़ा परिवार भी नहीं है कि मेरा कुछ कर ले। तभी तो अपनी बेटी को खोने के बाद भी वह आदमी वहीं पर खड़े होकर बस इंतजार कर रहा है। मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो प्रकृति मुझे सजा देती, पर देखो मैं तो बिल्कुल सुरक्षित हूं। यानी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। अब उसकी बातें आकर्ष से सहन नहीं हुई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस दूसरे व्यक्ति के कंधे पर अपना हाथ रख लिया। कई बार प्रकृति बुरे लोगों को उनके किए की सजा नहीं दे पाती। हो सकता है प्रकृति तुम्हारे जैसे इंसान पर ध्यान ना दे रही हो। अगर वह सजा नहीं दे रही है तो उसका यह काम मैं कर देता हूं, आकर्ष ने कहा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई उसने अपने हाथ को अपने कंधे के करीब खींचा और उस दूसरे व्यक्ति का गला अपनी कोहनी के बीच दबोच लिया। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि उस व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आया। पर जैसे ही उसके गले पर दबाव पड़ने लगा, वह अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिश करने लगा। लेकिन आकर्ष की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह उसका कुछ भी नहीं कर पाया। थोड़ी ही देर में उसने दम तोड़ दिया। उसके मरने के बाद भी आकर्ष को शांति नहीं मिली थी, इसलिए उसने उसके गले को भी मरोड़ दिया।
उसके बाद उसने उसके मृत शरीर को सीधा उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी की तरफ फेंक दिया जो कांत परिवार का कुल प्रमुख था। बुजुर्ग अवस्था का आदमी यह देखकर कुछ देर के लिए तो हतप्रभ रह गया, पर फिर थोड़ी ही देर बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह वही घुटनों के बल बैठ गया और आकर्ष को प्रणाम करने लगा जैसे उसका आभार प्रकट कर रहा हो। अभी जिस जगह पर यह सब कुछ हुआ था वह जगह नीलामी घर से ज्यादा दूर नहीं थी। इसलिए नीलामी घर के सैनिकों ने जब देखा कि आकर्ष ने किसी को मार दिया है तो वह तुरंत आकर्ष को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। लेकिन तभी आकर्ष के पीछे चल रहे दो और सुरक्षाकर्मी उन सैनिकों के आगे आकर खड़े हो गए। उसकी चिंता मत करो, उस मेहमान ने सराय छोड़ दी थी। आकर्ष के साथ आए दोनों सुरक्षाकर्मियों ने सामने से आए दोनों सैनिकों से कहा। यह सुनकर सामने से आए दोनों सैनिक हैरान रह गए। दोनों को समझ में आ चुका था कि सुरक्षाकर्मी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर सच में उस मेहमान ने सराय छोड़ी होती तो वह इन मेहमानों के साथ क्या कर रहा था। मामले को ज्यादा मत बढ़ाओ। जिस व्यक्ति को तुम दोनों रोकना चाह रहे हो वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसकी पहचान बहुत विशेष है। यहां तक कि चौथे राजकुमार भी उसको दुश्मन बनाने से डरते हैं। सुरक्षाकर्मियों ने दोनों सैनिकों को ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर कहा। यह सुनते ही दोनों सैनिकों का चेहरा पीला पड़ने लगा।